नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिस्टर BL कुमाऊँ जॉबनेट PG महाविद्यालय वनस्पति विज्ञान व्याख्याता BSc पार्ट 3 में अपने 3 पेपर चलते हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो पादप आकार की एवं शारीरिकी अर्थात प्लांट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इस पेपर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि पादप आकार की अर्थात पादपों की जो आकार की अर्थात पादपों का जो आकार है उसकी संरचना का अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है शारीरिकी। शारीरिकी को इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसकी पादप की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उस संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आकार की। आकार की जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द, इंग्लिश का मार्फोलॉजी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये जो मॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 अक्षर मॉर्फोज तथा लोगोस, इन 2 शब्दों से हुई है। मॉर्फोज का मतलब होता है संरचना और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात पादप की संरचनाओं के अध्ययन करने की शाखा को हम पादप आकार की बोलते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी परिभाषा अपन देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से पादप आकार की किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को पादप आकार की एवं शारीरिकी कहते हैं। तो इस प्रकार पादप आकार की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में हम देखते हैं शारीरिकी। शारीरिकी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एनाटॉमी शब्द से बना है। यह जो एनाटॉमी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 अक्षर से मिलकर बना है। पहला जो अक्षर है उसको बोलते हैं एना और दूसरा जो अक्षर है वो है एटोमस। अर्थात एना का जो मतलब होता है वो होता है भिन्न और टॉमस का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं अपन कट या आंतरिक। कहने का मतलब ये है कि एनाटॉमी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 अक्षर एना प्लस टॉमस, टॉमस को अपन कट भी बोल सकते हैं। एना का मतलब होता है भिन्न और कट का मतलब होता है आंतरिक। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के आंतरिक अंगों की संरचनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता हो उसे शारीरिकी विज्ञान कहते हैं। तो इसके बाद में हम जो पहला जो अपने जो चैप्टर चलेगा उस पहले चैप्टर का जो नाम है वो है पादप की सामान्य जानकारी। पादप की सामान्य जानकारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पादपों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संपूर्ण जो पादप होता है उस संपूर्ण पादप की संरचना को 2 तंत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो तंत्र है वो है मूल तंत्र। सबसे पहला जो तंत्र है वो है मूल तंत्र। इस तंत्र को इंग्लिश में रूट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो तंत्र है वो है परोह तंत्र। परोह तंत्र। परोह तंत्र को इंग्लिश में सूट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं मूल तंत्र का।
मूल जो होता है वो बीज में, एक बीज की जो संरचना होती है उस संपूर्ण बीज में दो भाग पाए जाते हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और उसी प्रकार बीज का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको इंग्लिश में प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर कहते हैं। तो चूंकि सबसे पहले हम मूल तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो मूल तंत्र क्या होता है, बीज का सबसे नीचे वाला जो भाग होता है मूलांकुर, उस मूलांकुर के द्वारा मूल का निर्माण होता है और वह मूल संपूर्ण रूप से एक मूल तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम परिभाषा के तौर पर देखें तो बीज के मूलांकुर वाले भाग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मूलों से जो नियमित और जो संरचना है वो कहलाती है मूल तंत्र। इसी प्रकार परोह तंत्र, परोह तंत्र क्या होता है, बीज के ऊपरी जो प्रांकुर भाग है उससे विकसित जो भाग है वो कहलाता है परोह तंत्र। अब सबसे पहले हम मूल तंत्र का अध्ययन करते हैं। मूल तंत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार दो प्रकार की मूल का विकास होता है, दो प्रकार की मूल का विकास होता है। पहली जो मूल है उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मूसला मूल, मूसला मूल, जिसको इंग्लिश में टेप रूट कहते हैं, इंग्लिश में जिसको टेप रूट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्रकार की जो मूल है उसे हम झकड़ा मूल या रेशेदार मूल कहते हैं, रेशेदार मूल। इस रेशेदार मूल को इंग्लिश में फेबेरुअस मूल भी कहते हैं, फेबेरुअस मूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मूसला मूल का। मूसला मूल, मूसला मूल एक ऐसी मूल होती है जिसके अंतर्गत सबसे पहले एक मुख्य मूल का निर्माण होता है और यह मुख्य जो मूल होती है वो प्रकाश के विपरीत और अंधकार के ओर नीचे जमीन में प्रवेश करती है और इस मुख्य मूल से एक प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। इस प्राथमिक मूल से फिर द्वितीयक मूल का निर्माण होता है और इस द्वितीयक मूल से फिर तृतीयक मूल का निर्माण होता है। इस प्रकार मुख्य अक्ष से निर्मित प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, ये तीनों प्रकार की मूल मुख्य रूप से जिस संरचना का निर्माण करती है उसे कहते हैं मूसला मूल। यह जो मूसला मूल जो होती है वो मुख्यतया द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी हम बड़े वृक्ष जैसे नीम है, शीशम है, बबूल हैं, वो जो लंबी आयु तक अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, उन द्विबीजपत्री सभी पादपों में ये मूसला मूल पाई जाती है। उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं दूसरे नंबर की रेशेदार मूल। रेशेदार मूल, रेशेदार मूल एक ऐसी मूल होती है जिसमें पहले जो मुख्य जो मूल होती है वो अल्प विकसित होती है और इस अल्प विकसित मूल के सहारे छोटी छोटी धागे नुमा एवं रेशेदार मूलों का विकास होता है। इसी कारण से इस मूल को हम रेशेदार मूल भी कहते हैं। इस डायग्राम में आप विस्तार पूर्वक देख सकते हो कि ये जो मुख्य मूल है, इस मुख्य मूल ये जो है कुछ समय बाद में ये अल्प विकसित होने के कारण ये नष्ट हो जाती है और उसके बाद में इसके सहारे जो रेशेदार जो मूलें हैं धागे के समान पतली पतली, वो
कुछ समय बाद में विकसित हो जाती है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी धागे नुमा जो संरचनाओं वाली जो रेशेदार जो मूलें हैं वो विकसित हो करके और रेशेदार मूल तंत्र का निर्माण करती है। ये रेशेदार जो मूल तंत्र है मुख्यतया एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का है, बाजरा है, जौ है, इन सभी पादपों में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले मूल तंत्र का अध्ययन किया है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे परोह तंत्र। परोह तंत्र, परोह तंत्र को इंग्लिश में सूट सिस्टम बोलते हैं। सूट सिस्टम ऐसा भाग होता है जो जमीन से ऊपर पाया जाता है। कहने का मतलब है भूमि के ऊपर ऐसा भाग, ऐसा वायवीय भाग जो भूमि के ऊपर पाया जाता है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले भागों में सबसे पहले तना होता है, उसके सहारे पत्तियां लगी होती है, पत्तियों के पास में पुष्प होते हैं, पुष्प के पास में ही फल, फल का निर्माण होता है और फिर बीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि परोह तंत्र जो होता है उसका निर्माण होता है बीज के प्ल्यूमूल यानी कि प्रांकुर भाग से निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है मूल तंत्र और परोह जो तंत्र होता है उस दोनों भाग से मिलकर एक संपूर्ण पादप की संरचना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन ने जो अध्ययन किया है वो मूल तंत्र का अध्ययन किया है, उसके बाद में परोह तंत्र का अध्ययन किया है। तो परोह तंत्र में सबसे पहले यदि अपन बात करें इस तने की तो ये है एक तना। तो इस तने के अंदर हम देखते हैं कि तना जो होता है वो एक वायवीय भाग होता है पौधे का और ये ठोस होता है, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, अनियमिताकार भी होता है। कुछ जो जलीय जो पादप होते हैं, कुछ जलीय जो पादप होते हैं उन जलीय पादपों में जो तना होता है वो अत्यंत दुर्बल होता है। इसका कारण ये है क्योंकि जलीय पादपों में जल का अत्यधिक वेग होने के कारण यदि तना ठोस होगा तो वो कुछ समय बाद ही वो तना टूट जाएगा। इस कारण से संपूर्ण जितने भी जलीय पादप होते हैं उन अधिकांश जलीय पादपों में जो तना होता है वो अत्यंत ही कोमल होता है। इसी प्रकार जैसे जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं और जो मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं उन सभी पादपों में जो तना होता है वो ठोस होता है और बेलनाकार होता है। इसका कारण यह है क्योंकि वो जो पादप होते हैं वो लंबे आयु तक जीवित रहते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की गतियां संपूर्ण होती रहती है। तो इस प्रकार ये जो परोह तंत्र का हमने निर्माण किया है उसका पहला भाग था तना। उसके बाद में हम बात करते हैं पत्तियों की। ये जो संपूर्ण जो पादप की जो तने के पास में जो संरचना बनती है वो होती है पत्तियां। और पत्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिकों के अनुसार दो प्रकार के समानांतर पाए जाते हैं। एक तो होता है समानांतर शिराविन्यास और एक होता है जालिकावत शिराविन्यास। समानांतर शिराविन्यास क्या होता है कि पत्तियों की जो संरचना होती है उस पत्ती की संरचना में यदि एक ही क्रम में ये जो बीच में जो धारी होती है उसको समानांतर और जालिकावत जो होती है जैसे बरगद इत्यादि पादपों में हमने देखा होगा कि जो पत्तियां जो होती है वो एक जाल के समान ऐसी संरचना बनाती है। तो इसको जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं और इसको समानांतर शिराविन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार ये पत्तियां होती है। उसके बाद में हम देखते हैं पुष्प की जो संरचना होती है वो विभिन्न प्रकार के पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले हम यदि बात करें पुष्पक्रम की तो पुष्पक्रम भी कई प्रकार का होता है, असीमाक्षी और सहसीमाक्षी। यदि ये जो पुष्प है वो यदि अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित हो पादप पर तो उसे कहते हैं हम असीमाक्षी। जैसे सरसों है और भी अनेक जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें ये
देखा गया है। इसके अलावा जो सहसिमाक्षी जो पुष्प होता है, सहसिमाक्षी पुष्प में जो पुष्प होता है वो पीछे की तरफ व्यवस्थित होता है, अर्थात ये जो पुष्प होता है वो तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार की हम जो संरचना है उसको बोलते हैं तलाभिसारी क्रम, और अर्थात ये सहसिमाक्षी होता है। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पादप की संरचना को दो भागों में बांटते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में हमने जो देखा था वो रूट का निर्माण हुआ था, और रूट का जो निर्माण है वो दो प्रकार की हमने रूट पढ़ी है। सबसे पहली मूसला मूल और उसके बाद में रेशेदार मूल। उसके बाद में ये जो संपूर्ण जो पादप है वो जो जमीन के ऊपर वाला अर्थात वायु में जो भाग पाए जाते हैं, तना, पत्तियां, पुष्प, और पुष्प के बाद में फिर फल बनेंगे, फल के बाद में फिर फल से बीज बनेंगे। तो ये जो जमीन के ऊपर वायु में जो भाग पाए जाते हैं, तना, पत्तियां और पुष्प, ये संपूर्ण जो संरचना कहलाती है वो कहलाती है परोह तंत्र। परोह तंत्र इंग्लिश में अभी बताया था आप लोगों को कि इसको कहते हैं शूट सिस्टम। तो इस प्रकार आज जो हमने बीएससी पार्ट 3rd ईयर का जो पहला पेपर है प्लांट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसका पहला जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों की सामान्य संरचना, इसका आज हमने अध्ययन किया है। तो ये जो अध्ययन किया है ये संपूर्ण संरचना शूट सिस्टम और रूट सिस्टम से संपूर्ण पादपीय संरचना का निर्माण होता है। धन्यवाद।